Hello student, today we start a new chapter that is thermal expansion. आपको तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स अपन पढ़ रहे हैं और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर चैप्टर हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आता है या नेक्स्ट टॉपिक जो होता है अपना वो थर्मल एक्सपांशन होता है। ये समझना हमें जरूरी है कि यहाँ पे एक्सपांशन होता क्या है, थर्मल एक्सपांशन क्या है। इसके लिए मैं कुछ बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपको ये समझ में आए कि व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल एक्सपांशन और रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करोगे यहाँ पे थर्मल एक्सपांशन को। आप सबको पता होगा, आपने कभी भी मतलब ट्रेन से अगर सफर किया होगा तो पक्का रेलवे ट्रैक को देखा होगा। बात समझ आ रही है ना? और नहीं किसी ने देखा तो नांदेड़ रेलवे स्टेशन पे जाके चेक कर लेना। बात समझ आ रही है ना? तो आप ट्रैक को देखना है यहाँ पे, तो ट्रैक में जो आयरन के पीसेस होते हैं, ट्रैक को ध्यान से देखोगे तो उनमें गैप छोड़ा जाता है। क्यों ऐसा? आप ट्रैक को ध्यान से देखोगे क्यों ऐसा होता है कि जो ट्रैक है उसमें क्या होता है कि कुछ दूर पे, बात समझ आ रही है ना, मान लो 5 फीट का क्या होता है आयरन पीस रखा, बात समझ आ रही है ना, और नेक्स्ट 5 फीट का है, बात समझ, उन दोनों के बीच में कुछ गैप रखा है। क्यों गैप रखा जाता है बताओ यहाँ पे, किसी को आंसर अगर मालूम हो। या दूसरा क्वेश्चन मेरा कह रहा है यहाँ पे, एक तो ये एग्जांपल हुआ, दूसरा गैप के अलावा अगर देखा जाए तो जो विंटर टाइम होता है, बात समझ आ रहे हैं, या आप विंटर ना लेके समर की बात कर रहा हूँ मैं। समर में अगर देखा जाए तो पोल की बात कर रहा हूँ, वायर थोड़ा सा लूज होता है। समर में क्या होता है यहाँ पे, वायर थोड़ा सा क्या होता है यहाँ पे लूज होता है। वायर वायर क्यों लूज रखा जाता है? बात समझ आ रहा है ना? हमारे तो कंट्री देखा जाए तो थोड़ा सा इकोनॉमिकली वैसे ही प्रॉब्लम है, तो अपन तो क्या कर सकते हैं कि भाई समर है और समर में क्या किया हमने, थोड़ा सा वायर को टाइट रख लिया। और इसलिए कि भाई क्या होगा, अगर टाइट रखेंगे तो यहाँ पे वायर में पैसे बचा लेंगे, इकोनॉमिक थोड़ा अच्छा पैसे तो बचाना है कहीं ना कहीं। तो मान लो किसी को लग गया, किसी इंजीनियर को, कि चलो भाई लाइट का जो पूरा कनेक्शन होता है उसमें दो पोल के बिटवीन, और समर के टाइम पे वो क्या करते हैं कि यहाँ पे कनेक्शन कर रहे हैं, उसने क्या किया टाइट रख दिया। समझ आ रहा है? समर डेज में दो पोल के बीच में जो वायरिंग है उसको टाइट रखा है। अब विंटर आएगा तो व्हाट्सएप है, आपने देखा होगा विंटर में क्या होता है कि जो मेटल पीस होता है वो क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्शन होता है। बात समझ आ रहा है? कॉन्स्ट्रक्ट करेगा, तो यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्ट करेगा तो ये चीज क्या होगा, या तो पोल इधर को मूव कर जाएगा, बात समझ आ रही है, ये पोल जो होता है वो इस तरीके से मूव कर जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं ना, पोल इस तरीके से मूव कर जाएगा कि नहीं, कॉन्स्ट्रक्ट करेगा तो ये छोटा होगा। बात समझ आ रहा है? अब पोल टेढ़ा, अब बताओ पोल ज्यादा टाइट होगा या क्या होगा यहाँ पे आयरन पीस, डेफिनेटली पोल अपने जगह पे स्टेबल होगा। और क्या होता है यहाँ पे आयरन पीस ब्रेक हो जाएगा कि नहीं। क्यों ब्रेक हो जाता है? ड्यू टू कॉन्स्ट्रक्शन। बात समझ आ रहा है? समर में अगर आपने टाइट रखा और विंटर में टाइटनेस के कारण, मतलब टाइट रखा है पहले से, तो विंटर में क्या होता है मेटल कॉन्स्ट्रक्ट करता है। बात समझ आ रहा है? कॉन्स्ट्रक्ट करेगा तो ये यहाँ पे टूट जाएगा वायर, इसलिए क्या होता है लूज रखा जाता है वायर। कभी भी ध्यान से देखना, आप जो मतलब रोड लाइट या रोड पे पोल होता है उनमें वायर को अगर देखा जाए आयरन, बात समझ आ रही है, तो वायरिंग जो होता है वायर को लूज रखा जाता है समर के टाइम पे अगर कर रहे हैं, बात समझ आ रहा है। और लूज रखने का कारण क्या होता है कि विंटर आते आते ये चीज अगर टाइट भी हो तो कोई इफेक्ट ना हो, वापस से समर है थोड़ा लूज हो जाए, बात समझ आ रहा है, विंटर है फिर टाइट हो जाए, लेकिन ब्रेक ना होने पाए। इसे दूसरा यहाँ पर, ये तो सेकेंड एग्जाम्पल दिया, ऐसे फर्स्ट एग्जाम्पल समझना। मान लो यहाँ पे जो ट्रैक है ना, यहाँ पे गैप क्यों रखा जाता है, थोड़ा सा गैप रखा जाता है, ऐसा नहीं कि एक यहाँ पे इस तरीके से रखा हमने कि ट्रैक बनाया और ट्रेन आने वाली है इतना गैप कर दिया, आके पूरा क्या हुआ पहिया इसी में बीच में ही दब गया, इतना नहीं, गैप करते हैं तो थोड़ा करते हैं, बात समझ बहुत जरा से, बात समझ आ गई ना। लेकिन वो गैप करते क्यों है, तो उसका कारण आपको बताऊं कि समर डेज में मेटल एक्सपांड करता है। मैंने क्या बोला यहाँ पे कि विंटर में क्या होगा कॉन्स्ट्रक्ट करेगा, समर में क्या होगा एक्सपांड होगा मेटल। और मटेरियल क्यों, क्योंकि समर में टेम्परेचर बढ़ता है, हमेशा याद रखना समर डेज में टेम्परेचर बढ़ता है इन्वायरमेंट का, और ये क्या समर में, बात समझ आ रहा है। और विंटर में क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर इन्वायरमेंट का कम होता है, तो कम होगा तो मेटेरियल कॉन्स्ट्रक्ट होता है। और समर में क्या होता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ मटेरियल क्या होता है यहाँ पे एक्सपांड करेगा तो ये गैप फिल हो जाता है। अगर यहाँ पे गैप ना छोड़ा जाता तो डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे
ट्रैक फिर याद हो, ट्रैक ऐसे ना होके, बात समझ आ रहा है, ट्रैक इस तरीके से हो जाएगा, फिर समझ में आ रहा है। अब ये बताओ, इस पे ट्रेन दौड़ा सकते हो? नहीं दौड़ा सकते ना, पता लगेगा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसीलिए ये याद रखना है, यहाँ पे ऐसे ब्रिज जो बनाया जाता है, ब्रिज में भी गैप छोड़ा जाता है छोटा छोटा। आप कभी भी ब्रिज पे जाना, मतलब ब्रिज बनता हो तो, नहीं तो ऊपर तो क्या करते हैं, उसका मान लो रोड है, पास में रोड पास हो रहे, पास में ये ब्रिज बनाया हमने, तो उस पर कंक्रीट डाल देते हैं ऊपर से। तो कंक्रीट में नहीं, जब कंस्ट्रक्शन हो रहा हो तो आप कभी भी ब्रिज को ध्यान से देखना, तो हर एक स्लैब के बीच में, दो स्लैब हैं, दोनों स्लैब के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रखा जाता है कि समर डेज पे अगर वो एक्सपांड कर रहा है मटेरियल, तो यहाँ पे ब्रेक ना होने पाए। समझ में आ रहा है? तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेना। और यही ये इंट्रोडक्शन था थर्मल एक्सपांशन का, कि ताकि आपको फील आए इस चैप्टर में करने क्या चल रहे हैं अपन। बात समझ आ रही है ना? इसको यहाँ पे समझने वाली बात है थोड़ी सी। बच्चे अब ये समझना है हमें कि मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया कि मतलब एक्सपांशन या कंस्ट्रक्शन कब होता है। अब एक्सपांशन, हाँ यहाँ पे ये आंसर आपको समझना होगा कि कभी भी किसी भी बॉडी का टेम्परेचर रेज करते हो तो क्यों एक्सपांड करता है मटेरियल, वाई। समझो यहाँ पे अगर ये बॉडी है, बात समझ आ रही है ना, और इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, अभी हमने इसका चेंज करके कितना कर दिया टेम्परेचर यहाँ पे 60 डिग्री, तो ये बॉडी क्या होता है यहाँ पे, एक्सपांड करेगा कि नहीं, और एक्सपांड करेगा तो क्यों, एक्सपांशन आता ही क्यों है। बात समझ आ रही है ना? तो इसका रीजन समझना है यहाँ पे। समझो यहाँ पे कि मान लो बॉडी है, तो बॉडी के दो पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा। बात समझ आ रही है ना? तो यहाँ सेपरेशन अगर बढ़ेगा, सेपरेशन मान लो कितना आ रहा है यहाँ पे आर, बात समझ आ रही है ना? आपने टेम्परेचर इसका रेज किया, तो रेज करोगे तो क्या होगा, ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, इस पार्टिकल का पोजीशन यहाँ पे हो जाएगा। मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे कि इन दोनों पार्टिकल के बीच में सेपरेशन बढ़ रहा है। अगर इन दोनों पार्टिकल के बीच में सेपरेशन बढ़ेगा तो याद रखना यहाँ पे कि बॉडी एक्सपांड करेंगे। अब ये सेपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो याद रखना यहाँ पे ये ग्राफ जो कि एक्सप्लेन करना है। और याद रखना ये ग्राफ ऑलरेडी आपने पढ़ लिया होगा 11th के वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में। फिर भी जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो उनको भी समझ में आ जाएगा, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से। याद रखना बॉडी के एक्सपांसन के लिए, सॉलिड के एक्सपांसन के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल होता है तो याद रखना यहाँ पे ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल ऑफ अ, अगर देखा जाए बॉडी, बात सही, किसी भी बॉडी के दो पार्टिकल के बीच का जो सेपरेशन होता है, डिस्टेंस होता है, उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और बॉडी के पास इस टाइम पे जो एनर्जी होगी उसको यू से रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ आ रही है ना? तो कहने का मतलब ये ग्राफ इस तरीके से, ये जो असिमेट्रिक बिहेवियर है पोटेंशियल एनर्जी और आर के ग्राफ का, यही रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के एक्सपांशन के लिए। अब समझो यहाँ पे देखो, अगर बॉडी मिनिमम जब उसके पास स्टेबल होगा, कोई भी बॉडी स्टेबल होता है ना, याद रखना यहाँ पे बॉडी क्या होता है, यहाँ पे स्टेबल है। तो स्टेबल बॉडी की एक खासियत होती है यहाँ पे स्टेबल, यहाँ पे स्टेबल मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे बॉडी क्या होता है, यहाँ पे स्टेबल रहेगा। स्टेबल की खासियत क्या होती है कि उस टाइम पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। हमेशा याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी अगर कोई भी बॉडी स्टेबल होता है तो मिनिमम रहेगा। अब आपने क्या किया, और मिनिमम रहेगा तो टेम्परेचर नॉर्मल रहा होगा। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे टेम्परेचर आपने क्या किया, बॉडी का इंक्रीज कर दिया। ये जो बॉडी है ना, इसका टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप खुद सोचो कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहे हो क्या, आंसर यस। और अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हो तो मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे अभी नेगेटिव में है, कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो इधर बढ़ेगा और इधर कम होगा। आर का वैल्यू इधर इंक्रीज होगा और इधर डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए क्या होता है कि आपने टेम्परेचर रेज किया, टेम्परेचर रेज कर रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। अगर ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो ये हमें समझना है कि पोटेंशियल एनर्जी की बढ़ने के कारण अब क्या यहाँ पे सेपरेशन यहाँ पे बढ़ रहा है कि नहीं। और याद रखना यहाँ पे आर नॉट का मतलब क्या होता है, तो मैंने बोला सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल ऑफ अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम।
या स्टेबल स्टेट, जब बॉडी स्टेबल स्टेट में होगा उनके दो पार्टिकल के बीच का गैप क्या होता है आर नॉट, पास में आ रहे हैं। अगर अनस्टेबल होगा, पास में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आर नॉट से ज़्यादा हो सकता है गैप या कम हो सकता है, ये समझना जरूरी है। तो हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया। अब टेम्परेचर बढ़ा रहे मान लो यहाँ पे पार्टिकल आ गए, तो यहाँ पे पार्टिकल का एक चीज ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि जैसे दो पार्टिकल हैं तो उनमें क्या होता है कि यहाँ से समझो यहाँ पे, अब ये बताओ यहाँ पे इस पॉइंट पे आने पे ये क्या होगा, पार्टिकल ऐसे शिफ्ट होगा कि इस तरीके से मूव कर रहा होगा। तो इनका एवरेज डिस्टेंस जो होता है, एवरेज का मतलब समझते हो, एवरेज का मतलब होता है कि दो पार्टिकल हैं पास में, उनका मीन का मतलब उनके बिटवीन आ रहे हैं, पास में आ रहे हैं। तो ये जो मिड पॉइंट है कहाँ पे शिफ्ट हो जा रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, ये गैप और ये गैप अब बराबर है। और ज्यादा एनर्जी बढ़ाया तो ये पार्टिकल मैक्सिमम यहाँ तक और यहाँ इस रेंज में क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीलेट करेगा कि नहीं, एम्पलीट्यूड इस तरीके से। एक्चुअली क्या होता है, जो टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो पार्टिकल क्या होता है इस तरीके से ज्वाइंट होते हैं, हमेशा याद रखना। ये मॉलिक्यूल एटॉमिक थ्योरी है कि पार्टिकल क्या होता है स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर पे होता है। जब आप टेम्परेचर रेज करते हो ना बॉडी का, तो याद रखना यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे ऑक्सीलेट करेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑक्सीलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। तो बड़ा होगा तो मीन पोजीशन क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा इसका शिफ्ट हो जाता है। अब मीन देखो इधर को शिफ्ट हो रहा है कि नहीं, और बढ़ा दिया टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का मीन अगर देखा जाए तो कहाँ पे आएगा, इसके बीच में आना चाहिए, ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो मीन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे मीन क्या होता है यहाँ पे शिफ्ट होता जा रहा है। और अगर मीन शिफ्ट होता जाएगा टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते, बात समझ आ रहा है। तो आप बताओ यहाँ पे कि आर का वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस ग्राफ से क्या पता चलता है, आर का वैल्यू बढ़ रहा है ना। पहले आर का वैल्यू यहाँ पे था आर नोट के पास, अब धीरे धीरे शिफ्ट होकर आर का वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं, और एक सर्टेन टाइम के बाद आर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा कि नहीं। तो याद रखना ये जो अनसिमेट्रिकल ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर, यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी मेटल के एक्सपांशन के लिए, इसलिए यहाँ पे ये चीज एक्सप्लेन करना जरूरी था। अब एक पॉइंट मैं और एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, ये अगर समझ में आ गया अच्छे से, इसमें कुछ था नहीं। टेम्परेचर आप रेज कर रहे हो तो मॉलिक्यूल हमेशा याद रखना रूम टेम्परेचर पे भी वाइब्रेशन में रहते हैं, बात समझ आ रहे हैं ना। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे याद रखना कि ये कोई भी फोर्स नहीं लगता, अदरवाइज ये वाइब्रेशन में रहता है। तो टेम्परेचर बढ़ाए तो थोड़ा ऑक्सीलेशन और बड़ा हो जाएगा, बात समझ आ रहा है। और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑक्सीलेशन और बड़ा हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर रेज करने पे ऑक्सीलेशन बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एवरेज जो डिस्टेंस होता है दोनों पार्टिकल के बीच में गैप वो बढ़ता जाता है। गैप का मतलब दो पार्टिकल है और ये गैप बढ़ेगा, अब बढ़ के इतना हो गया, तो आप बताओ ये गैप बढ़ेगा तो और भी पार्टिकल शिफ्ट हो जाएंगे कि नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर बढ़ाने पे बॉडी एक्सपेंड कर जाएगी कि नहीं, तो ये समझना जरूरी है। अब एक चीज मैं जो एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ वो भी यहाँ पे समझना कि क्या होता है कि अगर आर के वैल्यू लेस देन आर नॉट होता है और दूसरा क्या होता है यहाँ पे आर के वैल्यू ग्रेटर देन आर नॉट होता है। याद रखना ये जब कंडीशन होता है तो पार्टिकल के जो मॉलिक्यूल होता है ना, पास में आ रहे हैं ना, ये मॉलिक्यूल के पार्टिकल पास में एटम, मॉलिक्यूल के एटम के बिटवीन अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि जब अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, क्या मैंने बोला यहाँ पे कि अगर यहाँ पे इधर को शिफ्ट कर रहे हो, ये इधर को शिफ्ट हो रहा है, तो याद रखना बॉडी के बिटवीन क्या होता है अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है यहाँ पे, अट्रैक्टिव। और याद रखना यहाँ पे अगर सेपरेशन कम हो रहा है दो पार्टिकल के बीच में तो रिपल्सिव फोर्स आता है, बट यहाँ पे ना रिपल्सिव फोर्स आता है ना ही अट्रैक्टिव फोर्स। तो याद रखना यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स और यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स क्यों आता है, तो इसका कारण क्या होता है यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन कर देना। जो बच्चे थोड़ा समझदार होंगे ना भी तो एक ग्राफ पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम में, डी यू अपॉन डी आर, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पास में आ रहे हैं। और ये आया कैसे फॉर्मूला, तो याद रखना यू नो दैट यहाँ पे डी यू इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे माइनस वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, पास में आ रहे हैं ना। अब कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन देखा जाए तो एफ इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे डी आर, और ये क्या होता है यहाँ पे डी यू, तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस डी यू अपॉन क्या होता है यहाँ पे डी आर। ये इस रिलेशन से यहाँ पे ये फॉर्मूला निकल रहा है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि अगर पार्टिकल के बीच में आप ये बताओ स्प्रिंग को खींच के देख लो, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इस स्प्रिंग को खींचोगे तो आर का वैल्यू बढ़ा रहे हो कि नहीं, आर का वैल्यू बढ़ा रहे तो जैसे छोड़ोगे तो अट्रैक्ट करता है ना मॉलिक्यूल,
इसको बढ़ाया और छोड़ा तो तुरंत क्या होगा, पास आ जाता है। क्यों आते हैं? ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स। समझ में आ रही है ना? और अगर इसको क्या किया हमने, कंप्रेस कर दिया, तो कंप्रेस किया है तो आर नॉट से तो कम हो गया ना, इक्विलिब्रियम, अभी मान लो इक्विलिब्रियम पोजीशन है और हमने कंप्रेस किया, तो ये क्या होगा, यहाँ पे इधर आर नॉट से कम हो जाएगा कि नहीं? तो आर नॉट से कम होगा तो जैसे ही छोड़ोगे तो क्या होगा, रिपेल कर जाएगा। तो इसलिए आर नॉट से अगर कम वैल्यू है आर का तो रिपल्सिव फोर्स आता है यहाँ पे दो पार्टिकल के बीच में, और अगर यहाँ पे ज़्यादा है सेपरेशन तो वो क्या होता है यहाँ पे अट्रैक्टिव, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे एक्सपांशन। असिमेट्रिक ग्राफ, साफ साफ मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का असिमेट्रिक बिहेवियर ही रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे बॉडी के एक्सपांशन के लिए। समझ आ रहा है ना? नोट करना है इसे अच्छे से, ध्यान देना यहाँ पे कि एक्सपांशन समझाया असिमेट्रिक बिहेवियर के कारण एक्सपांड करते हैं। तो याद रखना ग्राफ का असिमेट्रिक बिहेवियर जो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ आ जाता है, इसके कारण बॉडी क्या होता है यहाँ पे एक्सपांशन आता है। बात समझिए, ये एक्सपांशन का ग्राफ होता है। अगर मैं बात करूँ कि ना तो एक्सपांशन तो कंप्रेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, अभी एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कंप्रेशन का ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे यू और आर के बीच में, तो याद रखना कंप्रेशन का ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा, इसका जस्ट उल्टा। कंप्रेशन में देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाओगे तो बॉडी धीरे धीरे क्या होता है यहाँ पे इस साइड शिफ्ट होता जाता है, इधर को शिफ्ट होता जाएगा। बात समझ आ रही है? तो याद रखना कंप्रेशन का अगर देखा जाए, कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन का ग्राफ अगर देखा जाए तो इस तरीके से बनता है, एक्सपांशन का इस तरीके से बनता है, नो एक्सपांशन एंड नो कंप्रेशन। अब ये ध्यान देना यहाँ पे, नो एक्सपांशन एंड नो कंप्रेशन, तो ना तो एक्सपांड कर रहा है मटेरियल ना कंप्रेस कर रहा है, तो ग्राफ कैसा आएगा? तो याद रखना यहाँ पे इस तरीके से बनते हैं। अब ये बताओ यहाँ पे चाहे जितना एनर्जी आप बढ़ा दो, ये हमेशा क्या होता है ना, इधर मीन पोजीशन तो फिक्स रहेगा ना, ये इन दोनों के बीच में गैप हमेशा फिक्स रहेगा, तो मीन पोजीशन डेफिनेटली क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो याद रखना ये जो ग्राफ है ये क्या होता है यहाँ पे नो एक्सपांशन, समझ में आ रहा है ना, नो एक्सपांशन एंड नो कंप्रेशन, ठीक है, यहाँ पे नो कंप्रेशन। ये ग्राफ है, ये एक्सपांशन का ग्राफ है, ये कंप्रेशन का ग्राफ है। बहुत सारे मोस्ट लाइकली बच्चे एक क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपको भी मैं बोल देता कि सर सॉलिड के लिए आपने समझाया कि सॉलिड में अगर टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो बॉडी एक्सपांड करती है, तो रबर भी तो सॉलिड होता है। क्वेश्चन क्या करते हैं बच्चे कि रबर भी तो सॉलिड होता है, अगर उसको टेम्परेचर उसका इंक्रीज करते हो तो वो क्यों कंप्रेस हो जाता है? आप रबर को कभी हीट करके देखना, पूरा एकदम से कॉन्स्ट्रक्ट हो जाएगा। वाई, क्यों कॉन्स्ट्रक्ट होता है? तो उसका रीजन क्या होता है कि रबर क्या होता है यहाँ पे, वो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। केमिस्ट्री अगर थोड़ा सा पढ़ा होगा तो यहाँ पे रबर इस तरीके से रहता है कि लेडर टाइप का वो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसका, पास समझ आ रहा है, लेयर होते हैं, समझ आ रहा है, रबर में लेयर्स होते हैं। और जैसे ही आप इसका हेड यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है दो लेयर के बीच में, पास है, क्योंकि रबर इज अ पॉलीमर। पॉलीमर तो समझ में आ रहा है, केमिस्ट्री पढ़े होगा। तो पॉलीमर का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, टेम्परेचर आपने रेज किया तो ये क्या होता है यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जो लेयर है शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, ये लेयर शिफ्ट होकर इधर आएगा। तो अब बताओ इन टोटल बॉडी क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है ना, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है कि नहीं? तो यही चीज यहाँ पे समझाना था कि रबर के केस में क्या होता है, टेम्परेचर सॉलिड है रबर भी, लेकिन उसमें क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है क्योंकि पॉलीमर बिहेवियर है उसका। अच्छा, पॉलीमर्स में क्या होता है यहाँ पे